एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की जो क्लासेज है, इस पेपर की क्लासेज के अंतर्गत हम लोग आदर्शवाद टॉपिक जो है लास्ट वीडियो में आधा कंप्लीट कर चुके हैं। तो बचे हुआ टॉपिक जो आदर्शवाद का है वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और आज का ये टॉपिक जो आदर्शवाद है वो भी इसी के साथ ही कंप्लीट होगा। मतलब 2 क्लास में आपका आदर्शवाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज जो बचे हुए टॉपिक हैं आदर्शवाद के उसको भी देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट वीडियो जो हमारा खत्म हुआ था वो खत्म हुआ था आदर्शवाद और शिक्षण विधियों में, यानी आदर्शवाद में कौन कौन से शिक्षण विधियाँ यूज होती थी वो हमने डिस्कस करा था, और कौन सी विधि जो है किसके द्वारा लाई गई तो वो भी यहाँ पे हमने डिस्कस करा था। तो ये आपने यहाँ तक देख लिया है। तो आगे अगर हम चलें तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षक, यानी कि आदर्शवाद में शिक्षक के क्या स्थान थे, शिक्षक का क्या महत्व था, शिक्षक में उस समय के जो शिक्षक थे उनमें क्या क्या गुण योग्यताएं थी या होनी चाहिए थी, वो सब कुछ आपके इस टॉपिक पे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, आदर्शवाद और शिक्षक आपका टॉपिक रहेगा। इसमें आपको बताना है कि आदर्शवाद दर्शन में शिक्षक का स्थान अत्यंत उच्च कोटि का है। मतलब जो आदर्शवाद था उसमें जो शिक्षक का महत्व था वो बहुत ही ज़्यादा था। मतलब शिक्षक को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू दी जाती थी, महत्व दिया जाता था। इस दर्शन के अनुसार शिक्षक के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। मतलब ये जो आदर्शवाद है, ये जो दर्शन है आदर्शवाद का, ये मानता था कि अगर शिक्षक नहीं है तो आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वो नहीं कंप्लीट हो सकता। मतलब शिक्षण प्रक्रिया कंप्लीट होने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के लिए शिक्षक का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है। अब शिक्षक में क्या क्या गुण योग्यताएं आदर्शवाद के अनुसार होनी चाहिए, तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक में निम्नलिखित गुण या योग्यता होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, पहला है शिक्षक को ईश्वर का प्रतिरूप होना चाहिए। ठीक है। तो ये आदर्शवादी मानता है जो शिक्षक है वो उनको ईश्वर का प्रतिरूप होना चाहिए। मतलब कि एक तरह से ईश्वर की परछाई होनी चाहिए, परछाई होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को सही शिक्षा जो है वो दे पाए। दूसरा है शिक्षक को विषय का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। मतलब जो भी आपका शिक्षक है, जिस विषय का शिक्षक है, उस विषय के शिक्षक को उस विषय का जो है ज्ञान अच्छा होना चाहिए। मतलब कोई भी विषय हो, उस विषय के शिक्षक का जो विषय ज्ञान है वो बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को छात्रों का मित्र, हितैषी व पथ प्रदर्शक होना चाहिए। मतलब जो आदर्शवाद है वो ये मानता है कि जो शिक्षक हैं वो बहुत ही कठोर वैसा कुछ नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको छात्रों का मित्र बन के रहना चाहिए, छात्रों का हित चाहने वाला मतलब हितैषी बन के रहना चाहिए, और साथ ही साथ पथ प्रदर्शक होना चाहिए, यानी बच्चों को सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। चौथा है शिक्षक को जीवन कला में निपुण एवं चरित्रवान होना चाहिए। मतलब ये मानता है कि जो शिक्षक है वो उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और वो जीवन कला में निपुण होना चाहिए। मतलब उसे किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे कार्य करना है ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को जाके अच्छे से गाइड कर पाएगा। पांचवा है शिक्षक को छात्र को अभिप्रेरित करने वाला स्वाध्याय एवं शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए। शिक्षण कला मतलब पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्वाध्याय मतलब उसका खुद का अध्ययन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो बच्चों को सही रास्ता, सही अध्ययन दे पाएगा, सही शिक्षा दे पाएगा। और अभिप्रेरित करने वाला मतलब छात्रों को मोटिवेट करने वाला, उनको अंदर आत्मविश्वास भरने वाला होना चाहिए, ताकि बच्चे किसी भी एक ऐसी जगह जो है दब के ना रहे, या फिर जो होता है कि बच्चे जब बिल्कुल निराश हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, वैसा उस समय पर बच्चों को एक सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए शिक्षक को, ताकि बच्चे मोटिवेट रहें और अच्छा कार्य कर पाएँ। यहाँ पे छठा पॉइंट हमने रखा है कि शिक्षक का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। तो होता नहीं, जैसे हमारे विद्यालय में कुछ शिक्षक होते हैं जिसे हम देख के कहते हैं कि मुझे इस तरह का शिक्षक बनना है। अगर मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ तो मैं इस तरीके से शिक्षक बनना चाहती हूँ, या मैं कोई व्यक्ति आगे जाके मैं भविष्य में कुछ बनना चाहती हूँ तो मैं अपने इस टीचर की तरह जो है आगे एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, जैसा भी। तो वहाँ पर डिपेंड करता है आपका व्यक्तित्व, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, यही चीज़ बच्चों के ऊपर एक छाप छोड़ती है। तो आदर्शवाद ये कहता है कि जो शिक्षक है उसका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि बच्चे उनको ऑब्जर्व करके नई नई चीज़ें सीखें और उनकी तरह जो है आगे चल के एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, वो जो है वो पूरा कर पाए या बन पाए।
तो ये आपने देख लिया आदर्शवाद और शिक्षक, यानी शिक्षक का क्या जो है रोल था आदर्शवाद में, वो सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है आदर्शवाद एवं विद्यार्थी। अब विद्यार्थी की क्या भूमिका रही है आदर्शवाद में, हम उसको देखेंगे। तो देखिए, आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियों और मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता। उसके अनुसार वह मन या आत्मा है जिसे पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। मतलब आदर्शवाद जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो बस ऐसा नहीं मानता कि ये एक शरीर है, यानी एक इंसान है, व्यक्ति है, शरीर है, इंद्रियां हैं, मस्तिष्क से बना हुआ कोई एक अंग मात्र है, वो ये नहीं मानता। वो ये मानता है कि जो विद्यार्थी हैं वो एक मन और आत्मा है, या मन या आत्मा आप कह लीजिए, कि एक ऐसा वह मन या आत्मा है जिससे कि हमें पूर्णता की ओर अग्रसर करना है, जिससे कि हमें उसको आगे, उसको इस तरीके से शिक्षित करना है, उसको इस तरीके से शिक्षा प्रदान करनी है, ज्ञान प्रदान करना है, ताकि वो पूर्णता की ओर आगे बढ़े, यानी सारी चीज़ों को सीखे, समझे, जाने और अपने भविष्य में जो है उज्जवल जो भविष्य है उसकी तरफ वो आगे बढ़े, अग्रसर हो। तो पूर्णता की ओर अग्रसर करना है। अब आदर्शवादियों के अनुसार बालक एक पौधे के समान है जिसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। यानी आदर्शवाद यह मानता है कि ये केवल अंग ही नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जिसे हमें आगे करना है, पूर्णता की ओर लेके जाना है। तो हम जैसा भी आकार देना चाहते हैं, हम वैसा आकार बच्चे को दे सकते हैं। यानी एक बच्चा एक पौधे के समान है, छोटे पौधे के समान है, जिसको कि हमें मनचाहा आकार देना है, और जिसे उसे हम जिस तरीके से ढालेंगे वो उसी आकार में ढल जाएगा। ठीक है, ये आदर्शवाद मानता था बच्चों के बारे में। अब आदर्शवाद विचारकों के अनुसार शिक्षार्थी में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। अब आदर्शवाद कहता है कि बच्चे में इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं सब कुछ, कि हमें उन्हें मनचाहा आकार देना है, हमें उन्हें पूर्णता की ओर आगे बढ़ाना है, तो ये सब के इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ अपने जो मतलब एक होता है ना कि अपने अनुसार उन्होंने कुछ ये माना है कि बच्चों को किस तरीके का होना चाहिए, बच्चों में किस तरीके का गुण होना चाहिए। तो उनके जो आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है, जो आदर्शवादी विचारक है, उनके अनुसार उन्होंने ये बताया है कि बच्चों में क्या गुण और वो होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये आपने देख लिया। अब कौन कौन से गुण या होने चाहिए वो यहाँ पे आप देखेंगे। पहला है, शिक्षार्थी में उच्च संकल्प शक्ति होनी चाहिए, यानी एक उच्च संकल्प, यानी कोई भी चीज़ कि हम ये करके रखेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये सीख लेंगे, हमारे अंदर करने की क्षमता है तो हम ये करेंगे, वो वाला एक भाव जो है उनके अंदर होनी चाहिए। एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए। दूसरा, वो मूल्यों में विश्वास रखने वाला होना चाहिए, मतलब कि वो मूल्यों में विश्वास रखे कि कोई भी चीज़ उन्हें सिखाई जा रही हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उसमें उसको यकीन रखने वाला उससे होना चाहिए। तीसरा, उसका चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए, यानी जो बच्चा है उसका जो चरित्र है वो भी अच्छा हो, किसी तरह का उसमें चारित्रिक जो है अवगुण नहीं होना चाहिए। चौथा, वह विनयशील होना चाहिए, ठीक है, यानी बड़ों का सम्मान करने वाला, ऐसा आप सबकी बात मानने वाला, जहाँ पर जरूरत हो वैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो है बच्चा होना चाहिए। पांचवा है, वह हित चाहने वाला होना चाहिए, मतलब सबका अच्छा चाहने वाला होना चाहिए, मन में उस किसी तरह का छल कपट ये सब द्वेष नहीं होना चाहिए। उसे न्याय प्रिय होना चाहिए, मतलब वो न्याय में भरोसा रखने वाला होना चाहिए, सही गलत की उसे अपनी पहचान होनी चाहिए। सातवां, वह ईश्वर में विश्वास रखने वाला एवं परोपकारी होना चाहिए, मतलब भगवान में उसकी जो आस्था है वो होनी चाहिए उसके अंतर्गत, और साथ ही साथ वो परोपकारी भाव उसमें होना चाहिए कि जरूरतमंद लोग हैं तो उसकी मदद करें, इस तरीके का भाव जो है उसके अंदर होना चाहिए। आठवां, उसे निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए, मतलब वो अपने बारे में अगर कुछ निर्णय डिसीजन लेना चाहता है, या फिर समाज में अगर कुछ चीज़ें देखता है तो वहाँ पर अगर उसे कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है, तो उसमें उसे समर्थ होना चाहिए, खुद समर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ के लिए किसी दूसरे के राय पर डिपेंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे गुरु भक्ति में लीन होना चाहिए, मतलब उसे गुरुओं का सम्मान करने वाला होना चाहिए, गुरुओं की बात मानने वाला होना चाहिए, ऐसा जो है गुण बच्चों में होने चाहिए। तो ये आदर्शवादी विचारकों के अनुसार ये सारी चीज़ें थी कि वो ये मानते थे कि बच्चों में इस तरीके के जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आदर्शवाद एवं विद्यालय की। तो विद्यालय की क्या स्थिति थी, तो आदर्शवाद में तो बताया गया है कि आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां बालक को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक गुणों को अर्जित करने का अवसर मिलता है। विद्यालय में बालक अपने व्यक्तित्व के तीनों पक्षों, बौद्धिक, नैतिक, भावात्मक का पूर्ण विकास करके आध्यात्मिक मूल्यों को जो है प्राप्त करता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो विद्यालय है उसका स्थान क्या है आदर्शवाद में। तो वो ये मानते हैं कि जो विद्यालय है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्थान है
जहाँ पर बच्चे जो है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, अर्जित करने के लिए आते हैं। वहाँ पे उन्हें, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, इन सारे गुणों को अर्जित करने का उन्हें मौका मिलता है। और विद्यालय में ही बच्चा जो है अपने बौद्धिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे भावात्मक हो, इन सभी पक्षों का जो है विकास करता है और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उसको भी प्राप्त करता है। अतः विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जो छात्रों के विकास में सहायक हो। इसीलिए जो विद्यालय है उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा होगा तभी बच्चों का विकास वहाँ पे बेहतर होगा। तो ये आदर्शवाद एवं विद्यालय से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हमारा आदर्शवाद और अनुशासन की बात करते हैं। तो आदर्शवादी स्वानुशासन पर बल देते हैं। स्वानुशासन से बालक आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकता है। बालक तभी अनुशासित हो सकता है जब शिक्षक भी स्वयं आदर्श से युक्त हो। तो ध्यान दीजिएगा कि आदर्शवाद ये मानता है कि स्व अनुशासन जो है वो सबसे बेहतर है। यानी बच्चों को आप डरा धमका के अनुशासन करने से बेहतर है कि वो खुद इस चीज़ को समझे कि अनुशासन का कितना महत्व है। और ये तभी हो पाता है जब शिक्षक भी जो है खुद से स्व अनुशासित हो, क्योंकि बच्चे उन्हीं को देखते हैं, शिक्षक को देखते हैं, शिक्षक से सीखते हैं। और स्व अनुशासन के बारे में यही चीज़ कहा गया है कि स्व अनुशासन तभी जो है अनुशासित हो सकता है ये जब शिक्षक भी स्वयं उस चीज़ को फॉलो करते हो। यानी अगर शिक्षक अनुशासित है तो बच्चे उनको देख के खुद ब खुद अनुशासित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई आदर्शवाद और अनुशासन से रिलेटेड। अब बारी आती है आदर्शवाद के गुण की। तो देखिए, आदर्शवाद आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि आदर्शवाद का मूल्यांकन करिए, तो उसमें आदर्शवाद के गुण क्या हैं, आदर्शवाद के दोष क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हो सकती है पूछे, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आदर्शवाद के गुण आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो देखिए, आदर्शवाद के गुण में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट रखे हैं, 5 पॉइंट रखे हैं। और यहाँ पे पहला है कि आदर्शवाद बालक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर बल देता है, क्योंकि आदर्शवाद बच्चे के हर तरीके के विकास पर, चाहे वो नैतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, यानी एक तरह से बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पर जो है बल देता है। दूसरा, आदर्शवाद में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया है। यानी आदर्शवाद में जो है बच्चे का नैतिक गुण अच्छा हो, चारित्रिक गुण अच्छा हो, इस चीज़ पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, ताकि बच्चा जो है अच्छी चीज़ें सीखे और आगे चल के उन चीज़ों को भी फॉलो करे। तो चारित्रिक जो विकास है, चाहे नैतिक विकास है, इन चीज़ों पर आदर्शवाद में जो है बल दिया गया है। तीसरा है, आदर्शवाद द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया है। आदर्शवाद शिक्षा का उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति बताता है। यानी जो आदर्शवाद है वो शिक्षा के हर उद्देश्य को जो है व्यापक स्वरूप, जो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं आदर्शवाद में, उसको व्यापक स्वरूप जो है आदर्शवाद द्वारा प्रदान किया गया कि हर शिक्षा के हर क्षेत्र को जो है टच किया जाए, बच्चे को हमें एक बेहतर से बेहतर चीज़ें सिखाई जाए, हर तरीके का जो विकास हो वो उसमें अपनाई जाए, और जो सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति है वो भी अचीव किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चौथा है, आदर्शवाद में स्वानुशासन पर बल दिया गया है। स्वानुशासित होने से बालक में चारित्रिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। तो ऊपर भी ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा कि जो स्वानुशासन है इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है आदर्शवाद में। उसमें आदर्शवाद में डरा धमका के अनुशासन की बात नहीं कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि अगर अध्यापक स्वानुशासित है तो बच्चे भी, जो शिक्षक है उनको देख के वो भी स्वानुशासन को फॉलो करता है। तो स्वानुशासन पर ज़्यादा बल दिया गया है। और ऐसा जब बच्चा खुद से अनुशासित होता है तो उसमें जो बच्चे के चारित्रिक गुण हैं, जो उसके आध्यात्मिक गुण हैं, उन चीज़ का ऑटोमेटिक विकास होता है। पांचवा है, आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है। यानी आदर्शवाद के गुण के अंतर्गत ये है कि जो शिक्षक का महत्व है बहुत अच्छा है, बहुत उच्च है आदर्शवाद में। मतलब शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है आदर्शवाद में। और जब हम ऐसा करते हैं, यानी जब शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात की गई है, तो उससे क्या होता है कि जो एक आदर्श समाज है उसकी भी स्थापना हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे शिक्षक को बहुत महत्व देते हैं और बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। तो जैसा शिक्षक करता है उन्हीं को देखकर बच्चे ही सीखते हैं। तो अगर शिक्षक का चरित्र अच्छा है, शिक्षक के कार्य अच्छे हैं, तो बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, जिससे कि एक आदर्श समाज की स्थापना की बात कही जा सकती है कि एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सकती है अगर ऐसा चीज़ किया गया है। तो ये आपके आदर्शवाद के गुण हो गए। अब बात करते हैं आदर्शवाद के दोष की। तो आदर्शवाद के दोष की अगर हम बात करें तो देखिए, आदर्शवाद के दोष में पहला है, आदर्शवाद में दर्शन पर अत्यधिक बल दिया गया है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। तो जब लास्ट वीडियो आप देखेंगे, जब हमने आदर्शवाद का जो पार्ट 1 है, तो उसमें हमने ये बताया है कि आदर्शवाद में जो है दर्शन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, अध्यात्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो दोष भी आप यही एक डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि आदर्शवाद में दर्शन पर बहुत ज़्यादा ही बल दिया गया है और
जो आध्यात्मिक मूल्य है उसी को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य माना गया है कि अगर हम आध्यात्मिक मूल्य को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया, जो कि सही नहीं है। हर चीज़ का अपना एक भूमिका है, हर चीज़ की अपनी एक महत्व रखती है। केवल आप आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करके हर जीवन के हर फेज को नहीं जी सकते हैं, तो ये एक दोष कहा जा सकता है। दूसरा है आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त है जिन्हें वर्तमान में पूरा करना संभव नहीं है। यानी आदर्शवाद अध्यात्म की बात करता है, और अगर अध्यात्म की बात की जाए तो अध्यात्म प्रत्यक्ष नहीं होता है, अध्यात्म अप्रत्यक्ष होता है, यानी अमूर्त होता है। अध्यात्म को देख नहीं सकते आप, उसे महसूस कर सकते हैं। तो आदर्शवाद का जो उद्देश्य है वो अमूर्त है, जो कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें जहाँ पे भौतिकवादी जो युग है ये, आप इसमें अगर आप अध्यात्म को लेके चलेंगे तो शायद उतना संभव नहीं है हर चीज़ों को पूरा कर पाना या अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाना। तो जो आदर्शवाद है उसके उद्देश्य जो है अमूर्त है, जिसे वर्तमान में हम पूरा नहीं कर सकते हैं या पूरा करना संभव नहीं है। तीसरा है आदर्शवाद बालक को गौड़ और शिक्षा को प्रमुख स्थान देते हैं जो वर्तमान शिक्षा की प्रणाली के अनुकूल नहीं है। यानी आदर्शवाद की बात की जाए तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि आदर्शवाद में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जबकि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी सब कुछ बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। बच्चों की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी होगी, बच्चे किस माध्यम से ज़्यादा अच्छा से सीखेंगे, तो सब कुछ बच्चों के ऊपर निर्भर है, जबकि आदर्शवाद में सब कुछ शिक्षक के ऊपर निर्भर था। तो आदर्शवाद में बालक को गौड़ और शिक्षक को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। चौथा है आदर्शवादी शिक्षा में प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया गया, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है। यानी वर्तमान समय में हम हर चीज़ खुद से प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, वो चीज़ प्रयोग करके देखना चाहते हैं, तभी हम उस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अध्यात्म की अगर बात की जाए तो अध्यात्म जो है यानी जो आदर्शवादी शिक्षा है वो प्रयोगात्मक शिक्षण विधि पर ज़्यादा जोर नहीं देता था, क्योंकि वहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी और अध्यात्म को आप जो है महसूस कर सकते हैं। आपको अमूर्त चिंतन करना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए, जो कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में फिट नहीं बैठती है। तो ये भी एक दोष है। पांचवा यहाँ पे लास्ट हमारा है कि आदर्शवादी पाठचर्या में आध्यात्मिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जबकि आज की औद्योगिक युग में इनको आवश्यक नहीं समझा जाता। यानी जो आदर्शवादी पाठचर्या की बात करें तो उसमें जो आध्यात्मिक विषय थे उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, और जबकि आज की जो औद्योगिक युग है इसमें हम आध्यात्मिक जो विषय है उसको हम इतना महत्व नहीं देते हैं या वो इतना आवश्यक नहीं समझा जाता है। तो ये कुछ दोष भी आपको हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। तो आई होप कि आपको आदर्शवाद का सारा पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। हर एक टॉपिक 2 वीडियो में यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इस आदर्शवाद को कंप्लीट करा है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिएगा, ताकि आपका आदर्शवाद वाला टॉपिक पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी आदर्शवाद पार्ट 1 का, और इसके अलावा इस पेपर के और भी जो टॉपिक हैं, जो भी और भी क्लासेज हैं, वो भी आप दे सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इसी नाम की यानी इस सब्जेक्ट के नाम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। फटाफट जाइए, वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।